हेलो गाइस, आई होप आपने पहला वीडियो देख लिया होगा। उसके बाद मैंने आपसे कहा था जो डाउट वाली प्लेलिस्ट में एक वीडियो डाला हुआ है वो आप देखें। उसमें पूरा एक्शन पोटेंशियल आपको समझ में आ जाएगा, कैसे कंडक्शन होता है मैसेजेस का विद इन अ न्यूरॉन, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि किस तरीके से ब्रेन में रीडिंग की जाती है ना, मैथड्स कौन से हैं स्टडिंग के। उसके बाद हम डेप्थ में और स्टडी करेंगे। पहले हम ब्रेन को स्टडी कैसे करते हैं। तो ब्रेन को स्टडी करने के लिए आपका सबसे कॉमन जो मेथड होता है वो होता है लिजाइन मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आप ब्रेन में कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं या तो काटते हो, किसी ना किसी तरीके से आप उसको डैमेज करते हो। ठीक है, तो ऑल द लिजाइन मेथड्स मोस्टली ऑल आर इन्वेजिव इन नेचर। इन्वेजिव मतलब यू आर इंजेक्टिंग समथिंग इनसाइड योर ब्रेन। कोई चीज़ आप उसके अंदर डाल रहे हो, कोई चीज़ उसके अंदर जा रही है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है एस्पिरेशन टेक्निक। एस्पिरेशन टेक्निक में क्या होता है, जो आपके बिल्कुल शैलो एरियाज़ हैं, जो बिल्कुल सतह पे हैं, जैसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, उनके लिए काम में आता है। यूज्ड फॉर शैलो रीजन्स ऑफ ब्रेन, जो ऊपर ऊपर है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं। ठीक है, इन्वेजिव जैसे मैंने अभी कहा होंगे ही, जो नहीं होगा मैं वहाँ बता दूंगी कि भाई ये नहीं है, बाकी सारे इन्वेजिव हैं और ये इरिवर्सिबल है। एक बार अगर आपने इस चीज़ को कर दिया, एक बार काट पीट दिया, तो अब वो रिवर्स नहीं होगा। एक बार जो कट गया वो कट गया। तो इसमें बेसिकली काटते नहीं है, इसमें क्या करते हैं, एक सुई जैसी होती है पिपेट, उसको अंदर डालते हैं और जो भी सेल है, जो भी न्यूरॉन वाला एरिया रीजन है, उसको सक आउट कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं बाहर। तो एक बार जो निकल गया वो वापस लगेगा थोड़ी ना। तो ये आपका एस्पिरेशन टेक्निक है। इसके अलावा एक आपका होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी। रेडियो फ्रिक्वेंसी लिजाइन में सुई वगैरह नहीं डालते, क्या करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी उसके अंदर पास ऑन कर देते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी का करंट, हाई फ्रिक्वेंसी करंट जिस भी रीजन में करना है डैमेज, वहाँ पे उसको कर देंगे। इन्वेजिव रहेगा ये। फिर आपका आता है नाइफ कट सेक्शनिंग, जिससे हम कहते हैं सेक्शन करना। ये भी इरिवर्सिबल है, इसमें नाइफ से काट देता है। ठीक है, नाइफ मतलब घर का चाकू नहीं, सर्जिकल होता है। लास्ट आपका एक आ जाता है रिवर्सिबल लिजाइन। अभी तो नाम से समझ में आ रहा है कि ये इरिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल है, इसको आप रिवर्स कर सकते हो। कैसे, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, उस एरिया में, उस टारगेट एरिया में एनेस्थीसिया डाल देते हैं। एनेस्थीसिया सब जानते हैं, सुन करने के लिए होता है, बेहोश करने के लिए, सुन करने के लिए। तो उस रीजन में एनेस्थीसिया डाल देते हैं ताकि वो काम करना बंद कर दे कुछ समय के लिए। तो जैसे एनेस्थीसिया का असर खत्म होगा वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। ये भी आपका इन्वेजिव रहेगा क्योंकि हमने अंदर एनेस्थीसिया डाला है। तो सारे के सारे जो टेक्निक्स हैं वो आपकी इन्वेजिव हैं। ऑल आर इन्वेजिव एंड मोस्टली ऑल आर इरिवर्सिबल एक्सेप्ट दिस वन। सारी की सारी इरिवर्सिबल हैं। सिर्फ और सिर्फ जो आपकी रिवर्सिबल है, नाम से समझ में आ रहा है, ये वाली जो है ये रिवर्सिबल है, सारी इरिवर्सिबल है। उनको आप दोबारा से जैसे पहले था वैसे जैसा नहीं कर सकते, सिर्फ इसमें कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमने केवल सुलाया है कुछ समय के लिए, उसको काट के ख़त्म नहीं किया। एक और मेथड है आपका केमिकल वाला। इसमें आप केमिकल इंजेक्ट कर देते हो, केमिकल के थ्रू डैमेज करते हो। जैसे जहर टाइप का केमिकल मान लो, वो अंदर डाला जाता है। ये भी रिवर्सिबल रहेगा और ये भी इन्वेजिव है। सारे के सारे इन्वेजिव हैं, ये मानो जो हम पढ़ रहे हैं ऑल आर इन्वेजिव, सब में आप कुछ ना कुछ अंदर डाल रहे हो। ठीक है, अब दो तरीके से कर सकते हो आप। जैसे हमने पढ़ा है, हमारा ब्रेन जो होता है दो हेमिस्फीयर होते हैं। अगर आप सिर्फ एक तरफ के ब्रेन पार्ट में डाल रहे हो तो उसे हम कहेंगे यूनिलेटरल। अगर आप दोनों में कर रहे हो तो वो कहलाएगा बायलेटरल। ठीक है, अब इनकी स्टेनिंग भी करते हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपका जो है अंदर कलरफुल तो वर्ल्ड है नहीं न्यूरॉन्स वगैरह का, तो उनमें हम स्टेनिंग करते हैं, कलर डालते हैं। तो कौन कौन से होते हैं आपके स्टेन्स, तो आपके एक आता है निसल स्टेन। ये जो निसल स्टेन है ये क्या करता है, ये आपका पर्पल कलर का होता है ये। ठीक है, पर्पल कलर का होता है ये। इसमें आप गिन सकते हो कि कितने सेल्स हैं वहाँ पे, सेल्स के नंबर को आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा एक और है आपका गोल्जी वाला है। एक और जो है वो गोल्जी वाला है। एक सेकंड में उसका नाम आपको देख करके बताती हूँ, जस्ट अ मोमेंट। गोल्जी स्टेन, गोल्जी स्टेन ये क्या करता है, जब आपको न्यूरॉन का शेप देखना हो तब ये हेल्प करता है, शेप ऑफ न्यूरॉन। और ये क्या देखने में हेल्प करता है, ये काउंटिंग द नंबर ऑफ न्यूरॉन, नंबर ऑफ सेल बॉडीज। तो सेल बॉडी मतलब वही कितने सेल्स हैं,
सेल बॉडीज़ इन एन एरिया, उस एरिया में कितने सेल्स हैं। ये नंबर देखने में हेल्प करता है, ये शेप देखने में हेल्प करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मेजरली यही हैं आपके। इसके अलावा और कौन से मेथड्स हुए, ये आपके हुए लिजाइन मेथड्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, मेजरिंग करते हैं। यहाँ पे तो हमने एक तरीके से सर्जरी करी, अब हम मेजर करेंगे, नापेंगे वेव्स वगैरह कौन सी हैं। इमेजिंग टेक्निक जिन्हें हम कहते हैं इमेजिंग टेक्निक। तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इसमें आप अंदर कुछ इंजेक्ट नहीं करते, इसलिए ये कहलाएगा नॉन इन्वेजिव। ये क्या देखने के लिए काम आता है, ब्रेन का फंक्शनिंग, कि आपका ब्रेन किस तरीके से काम कर रहा है। वेव्स आ जाती है मॉनिटर पे। ठीक है, दूसरा है इसके जैसे मैग्नेटोइंसेफेलोग्राफी, MEG। इसमें से आप दिख रहा है नाम से, मैग्नेटिक एक्टिविटी देखते हैं हम, मैग्नेटिक एक्टिविटी। ठीक है, और ये भी नॉन इन्वेजिव है, कोई चीज़ हम अंदर इसमें नहीं डालते। ये सिर्फ हमें वेव्स टाइप की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलती है, ना तो कोई स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि भाई ब्रेन का शेप कैसा है या फंक्शन कैसा है, वो चीज़ देखने को हमें नहीं मिलती। फिर आता है आपका CT स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी। इसमें क्या होता है, इसमें हमें 2D ब्रेन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ब्रेन दिखने में कैसे, कोई डैमेज तो नहीं हो गया, कोई चोट तो नहीं आ गई, तो वह 2D ब्रेन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ये भी नॉन इन्वेजिव है, कोई चीज़ अंदर हम डाल नहीं रहे। देन आपका आ जाता है कॉन्ट्रास्ट एक्सरे टेक्निक। एक्सरे टेक्निक है कॉन्ट्रास्ट, मतलब ब्लैक एंड वाइट में आपको ये देखने को मिलेगी। देन आपका आता है PET, पॉजिट्रॉन इमेजिंग टोमोग्राफी। ये इन्वेजिव है बट बहुत कम इसके अंदर डाला जाता है, मिनिमली इन्वेजिव। ये इसके अंदर डालते क्या है हम, एक रेडियो एक्टिव होता है FDG, फ्लोरो डी ऑक्सी ग्लूकोज, फ्लोरो डी ऑक्सी ग्लूकोज, ये इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, और ये क्या देता है, ये हमें 2D फंक्शनल इमेज देता है। ये फंक्शनल इमेज, देखो वो स्ट्रक्चर दे रहा था, ये फंक्शनल दे रहा है। देन इसके अलावा आपका आ जाता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI। ये भी नॉन इन्वेजिव है, कोई चीज़ इसमें डालते नहीं है, ये केवल आपको स्ट्रक्चर देखने को हेल्प करता है, ओनली स्ट्रक्चर, लेकिन 3D में। ठीक है, अगर सिर्फ स्ट्रक्चर देखना होता तो CT कर लेते, लेकिन ये 3D में देखने को हेल्प करता है। फिर इसके अलावा और आपका आ जाता है फंक्शनल MRI। तो ये फंक्शनल है, ये आपको फंक्शनल इमेज देखने में हेल्प करेगा। 3D फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल इमेज। ठीक है, और ये भी नॉन इन्वेजिव है, कुछ अंदर इसमें इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं। बेसिकली ये टेक्निक्स हैं, मेन मोटी बात जो है ये मैंने आपको बता दी। बाकी आप PYQ से देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें याद करिए। डायरेक्ट PYQ याद कीजिए, क्योंकि इसमें तो कुछ नए तरह के क्वेश्चन नहीं आते, जो पुराना है वही एज इट इज़ ये लोग पूछ लेते हैं। ठीक है, PYQ की बुक अगर नहीं लिए तो ले लीजिए। संडे से हम PYQ सॉल्व करने स्टार्ट कर रहे हैं, रिसर्च के और टेस्टिंग के। कल मैं आपको टेस्टिंग पूरी करवा दूंगी, आज और कल में जहाँ तक है, और परसों तक रिसर्च जो है उसके वीडियोज़ में थोड़े देर के गैप में डाल दूंगी। रिसर्च भी है, स्टैट्स भी है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल नहीं तो लास्ट टू लास्ट परसों तक आपका पूरा हो जाएगा, सैटरडे तक। और फिर संडे से हम स्टार्ट कर देंगे। तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी कवर टाइमली करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर बाद में रिकॉर्डेड में देखना पड़ेगा, क्योंकि PYQ में आपके लाइव लूँगी। लाइव लोगे अच्छी बात है, आप तुरंत क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये मान लीजिए PYQ 3 से 4 दिन में सारे फ्री करा दूँगी। सिर्फ रिसर्च के जो पैराज हैं और जो स्टैट्स है वही मुझे आपको करानी है। उसके बाद फिर आई नीड सम टाइम, आई हैव सम एग्जाम टू गिव ऑन 1 जून, और थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ लास्ट में, मेरा EVGC का DV वगैरह का भी कुछ काम रहता है। तो इसीलिए अब मुझे आपको 5 से 6 मतलब 5 दिन के अंदर मैं आपको फ्री करना चाहती हूँ, 5-6 दिन में। 1 वीक के बाद आई वोंट बी एबल टू टेक सम क्लासेस ऑन यूट्यूब। फिर कोई डाउट होगा तो वो आप पूछ लेना, वो मैं आपके लिए अपलोड कर दिया करूँगी जैसे टाइम मिलेगा। और आपको भी टाइम चाहिए, अब आपका भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो आपको भी रिविज़न करना है, इसलिए वीडियोज़ को बार बार देखिए रिपीट पे, और नोट्स बनाइए और याद कीजिए। चलिए, अब हम इसके बाद में बात करते हैं हमारे ब्रेन के मेजर स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, तो पहली चीज़ एक जो आपको याद रखनी है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बाहर से कैसा दिखता है और अंदर से कैसा दिखता है। तो बाहर से जो ब्रेन है वो ग्रे दिखता है, अंदर से वाइट दिखता है। स्पाइनल कॉर्ड बाहर से वाइट दिखती है, अंदर से ग्रे दिखती है। इस पे क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों। तो ग्रे जो दिखता है वो दिखता है डेंड्राइट्स की वजह से, और जो वाइट दिखता है वो दिखता है आपके एक्सॉन की वजह से, क्योंकि मैंने क्या बताया था, एक्सॉन में कौन है, माइलिन शीथ, वो वाइटिश कलर की होती है। तो ये एक्सॉन की वजह से
ये डेंड्राइट की वजह से, ये चीज़ आप याद करें। ग्रे इज़ ड्यू टू डेंड्राइट एंड वाइट इज़ ड्यू टू एक्सॉन। ठीक है, अब हमारे जो ब्रेन के लोब्स हैं उनमें बम्स एंड ग्रूव्स हैं। कैसे? इस तरीके से। तो ये जो ऊपर का एरिया होता है इसे हम बोलते हैं गायरी, नीचे का जो होता है उसे हम बोलते हैं सुल्कस। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन भी आया था, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, 4 ऑप्शन थे उसमें सिंगुलेट गायरी था, तो गायरी पे भी आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपसे कह रही थी पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक के जो फंक्शंस हैं वो क्या अलग होते हैं, तो उसकी मैं आपको फ़ोटो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं अटैच नहीं कर पाई, मैं आपको टेलीग्राम पे शो कर दूँगी, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको याद करना है बेसिकली डायरेक्ट कि भाई सिम्पैथेटिक में क्या होगा, ब्रेन एक्टिविटी बढ़ जाएगी, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगी, प्यूपिल डायलेट हो जाएंगे, सो एंड सो। पैरासिम्पैथेटिक में उसका उल्टा होगा, तो वो चीज़ आप याद रखें। एक चीज़ और याद रखें, वुडोकर्स क्या होता है। वुडोकर्स, मैंने कहा इमरजेंसी आई तो सिंपैथेटिक एक्टिव हुआ, इमरजेंसी गई पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव हुआ, तो ये आपका नॉर्मल बीपी है, मान लो नॉर्मल बॉडी की कंडीशनिंग। इमरजेंसी आती हाई हो गया सब कुछ, इमरजेंसी खत्म होते ही नॉर्मल होके नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन अगर सपोज करो आपका पैरासिम्पैथेटिक ओवर एक्टिवेट हो जाए तो कुछ ज़्यादा ही नीचे चला जाएगा, पल्स बिल्कुल लो, इंसान मर जाएगा। इसे बोलते हैं वुडोकर्स। वुडोकर्स में आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाता है, उसकी वजह से बिल्कुल बॉडी की जो भी जान है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है। ठीक है, और क्या याद रखना है, और हमें याद रखना है हमारे ब्रेन को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो हमारा जो ब्रेन होता है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है उस वक्त उसका जो ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर अलग होता है ना। बाद में उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है, धीरे धीरे स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंजेस आते हैं। तो जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जब बच्चा जस्ट पैदा हुआ है, उस वक्त उसका जो ब्रेन है उसे हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव स्टेज पे वो डेवलप होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर डेवलप वो नहीं होता, बहुत प्रिमिटिव सा छोटा सा उसका ब्रेन का डेवलपमेंट हो रखा होता है। ठीक है, फाइन। तो धीरे धीरे वो डेवलप होगा और अच्छे से। तो अभी हम देखते हैं कि मेन स्ट्रक्चर्स कौन से हैं और क्या क्या आपको बेसिकली चीज़ें याद करनी है। तो देखिए, ब्रेन जो है इसको अगर हम डिवाइड करें तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन आपने सुना है, लेकिन उससे पहले इसमें टैलेंसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन के फॉर्म में भी इसका डिवीजन किया जाता है और उस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपको याद रखना है। टैलेंसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन, मेसेनसेफ्लॉन, मेटेनसेफ्लॉन और माइलेनसेफ्लॉन। देखो मेस, मेट, माई, ये अल्फ़ाबेटिकल है, बाकी टी और डी है शुरू में। टैलेंसेफ्लॉन जो है इसमें आपका बेसिकली सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, लिम्बिक सिस्टम मेजरली आता है। डायनसेफ्लॉन में आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है। मेसेनसेफ्लॉन में आपका टेक्टम और टेगमेंटम आता है। मेटन में आपका पॉन्स, सेरिबेलम और आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन, जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं वो आता है। और माइलिन में क्या आएगा आपका, वही रेटिकुलर फॉर्मेशन का कुछ हिस्सा जो है, और मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ये आपका मेजरली यहाँ पे आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इससे पहले छोटे स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ब्रेन बड़ा है, पहले हम स्पाइनल कॉर्ड की बात कर लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड ज़रा सा ही है, इसमें क्या याद रखना है। स्पाइनल कॉर्ड में बेसिकली हमारे 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ये आपको याद रखना है। और 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ये आपको याद रखना है, पेयर जोड़ों में होती हैं ये। ठीक है, अब ये जो 12 पेयर है क्रेनियल नर्व, इनका सीक्वेंस में वो अरेंज करने को पूछ लेता है कई बार, तो ये सीक्वेंस में याद रखें। सबसे पहले है ऑल्फैक्ट्री, फिर है ऑप्टिक, फिर है आपकी ऑक्यूलोमोटर, देन आपका ट्रॉक्लियर, देन ट्राइजेमिनल, देन एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर, एक सेकेंड, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, वेस्टिब्यूलर कॉक्लियर, देन ग्लॉसोफैरेंजियल, वेगस,
एक्सेसरी, लास्ट हाइपोग्लॉसल। इसमें वेगस याद रखना, जो 10th नंबर की है, ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी है, ये बात याद रखना, ठीक है। 31 स्पाइनल नर्व्स के पेयर है, वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेजरली ये याद रखो। उसमें क्या याद रखना है, उसमें आपको ये याद रखना है कि हमारी जो नर्व्स हैं, जो 31 वाली हैं, उनको हम 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ऊपर आती है सर्वाइकल नर्व्स, उसके बाद आती है थोरैसिक नर्व्स, उसके बाद लंबर LUMBER, और लास्ट में आती है सेक्रल, ठीक है। सेक्रल के बाद आपकी आ गई कॉसेक्सजियल, कॉसेक्सजियल। तो सर्वाइकल में आपकी 8 नर्व्स होती हैं, थोरैसिक में 12 होती हैं, इसमें 5 है लंबर में, 5 है सेक्रल में, और कॉक्सिक्सजियल में ये है। ये कौन सी नर्व्स हैं, ये स्पाइनल नर्व्स हैं, टोटल ये 31 पेयर होती हैं। बस ये बात आपको याद रखनी है। ओके फाइन। अब ब्रेन की बात करते हैं। तो ब्रेन को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया है, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट हेमिस्फीयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लैंग्वेज वाले काम, ठीक है, मोटर कंट्रोल, स्पीच, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें। राइट वाला होता है आपका क्रिएटिविटी का, फेस पहचानना और वो सारी चीज़ें, क्रिएटिविटी वगैरह। बीच में देखो ये जो कनेक्टेड होते हैं ना, ये किससे कनेक्टेड होते हैं, ये होते हैं आपके कॉर्पस कैलोसम से, कॉर्पस कैलोसम से ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ओके एक और बात, हमारा जो बॉडी का राइट वाला हिस्सा है वो लेफ्ट वाले के कंट्रोल में होता है, कंट्रोल्स राइट साइड ऑफ बॉडी, और राइट वाला लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। एक्सेप्शन इज योर ऑल्फैक्टरी फीचर, आपका जो ऑल्फैक्शन होता है, जो सूंघने की क्षमता होती है, वो लेफ्ट नोस्ट्रल वाला लेफ्ट ब्रेन में जाएगा और राइट वाला राइट में जाएगा। तो एक्सेप्शन क्या है, ऑल्फैक्टरी सेंस। ऑल्फैक्टरी आपका लेफ्ट में, राइट में जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इप्सिलेटरल फंक्शन, इप्सिलेटरल फंक्शन। और ये जब लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में जाता है, इसे हम कहते हैं लेटरल फंक्शन, लेटरल, कॉन्ट्रालेटरल बोल सकते हैं, कॉन्ट्रालेटरल, उल्टा जा रहा है ना, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, तो ये बीच में कहीं तो वो कनेक्ट होता होगा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट जाता है, वो कनेक्ट होता है हाइपोथैलेमस में, सॉरी हाइपोथैलेमस में नहीं, थैलेमस में, थैलेमस में कनेक्ट होता है, इसीलिए थैलेमस को रिले स्टेशन भी कहते हैं, रिले स्टेशन। तो जो कॉन्ट्रालेटरल होता है, लेफ्ट वाला राइट में जाता है, राइट वाला लेफ्ट में जाता है, तो ये रिले होता है आपका, रिले फंक्शन आपका थैलेमस में होता है, ये आपको याद रखना है। अब मोटी मोटी बात करते हैं लोब्स की। फ्रंटल लोब का क्या काम है, फ्रंटल लोब सारा आपका थिंकिंग वगैरह का काम करता है, एग्जीक्यूशन वाला काम करता है, मॉनिटरिंग, एग्जीक्यूशन, ये मॉनिटर है, ठीक है। इसके अलावा आपका पैराइटल लोब, पैराइटल लोब क्या काम करता है, ये करता है सोमैटोसेंसरी, मतलब टच, पेन, टेम्परेचर, वो वाले सारे काम ये करता है। ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल आपका विजन का काम करता है, ठीक है, देखने का, मेजर बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और हमारा लास्ट है टेम्पोरल, ये हमारा सुनने का काम करता है, ऑडिटरी, ठीक है। ये मेन आपके 4 लोब्स की फंक्शनिंग हो गई। अब बात करते हैं कौन सा, ये जो, अच्छा ये लोब्स जो होते कहाँ, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हमारे लोब्स हैं, ठीक है। ओके इसके अलावा और क्या बात करें, इसके अलावा और मैं आपको फंक्शंस बताती हूँ ब्रेन के, कौन सा पार्ट क्या काम करता है, जस्ट अ मोमेंट। ओके फाइन, सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस जो है आपका, इसको हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं मेजरली। इस पे क्वेश्चन आता है, मैं सिर्फ वही बता रही हूँ जिन पे क्वेश्चन आता है, मैं बहुत डेप्थ में नहीं बता रही अभी, क्रैश कोर्स है। वेंट्रोमिडाइल और लेटरल। वेंट्रोमिडाइल जो होता है ये हमें क्या बताता है कि आपको भूख लग रही थी, अब आपका पेट भर गया, अब रुक जाओ, स्टॉप ईटिंग, ये हमें स्टॉप ईटिंग का सिग्नल देता है। तो इसे हम अपना सेटाइटी सेंटर कह सकते हैं। ये हमें बताता है कि हाँ आपका पेट भर गया, यू आर सेटिस्फाइड। अगर मान लो ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका पेट भर गया, आप खाते जाओगे और आप ओबीज हो जाओगे।
चूहों पे किया है ये, चूहे जो थे वो खाते गए और ओबीज हो गए और फट के मर गए, ठीक है। तो मतलब ये लोग कैसा फील करते हैं, दे फील हाइपरफेजिया। हाइपरफेजिया मतलब वेरी हंग्री, जिसका ये डिस्ट्रॉय हो जाए। वेंट्रोमिडाइल हाइपोथैलेमस। लिटरल हाइपोथैलेमस ये बताता है तुम्हें भूख लगी है, खाना खाओ, स्टार्ट ईटिंग। तो ये हमारा हंगर सेंटर है, हमें भूख होने की बारे में बताता है। अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो पता ही नहीं चलेगा भूख लगी है, आप कभी खाओगे नहीं, स्टार्व करोगे, भूखे रह जाओगे और भूखे रह के मर जाओगे। तो इसे हम कह सकते हैं एफेजिया। एफेजिया का मतलब लैक ऑफ हंगर, भूख नहीं लगती। और एडिप्सिया, एडिप्सिया मतलब लैक ऑफ थर्स्ट, प्यास भी नहीं लगती। ये भी चूहों पे किया है, उनका ये डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर देखा कि ये लोग कुछ खा ही नहीं रहे और सूख के मर गए। एक और पार्ट है आपका हाइपोथैलेमस का, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एंटीरियर हाइपोथैलेमस। एंटीरियर हाइपोथैलेमस जो है ये सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, सेक्सुअल बिहेवियर को और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो इंसान असेक्सुअल हो जाएगा, मतलब कि ही विल नॉट फाइंड इंटरेस्ट इन सेक्स। ओके, बात करते हैं पिट्यूटरी की। अच्छा, पिट्यूटरी तो हम उसमें पढ़ लेंगे, हार्मोन्स में अलग से पढ़ लेंगे, हार्मोन्स में। अभी मैं आपको सारे वही बताती हूँ। हाइपोथैलेमस का भी वैसे हार्मोन्स में बहुत रोल है, बट मैंने आपको अभी ये यहाँ पे इस तरीके से बता दिया है। हार्मोन्स में भी काफ़ी काम है इसका। आपने HP एक्सेस वगैरह अगर सुना हो तो पूरा का पूरा वही कंट्रोल करता है। देन आपके मेड्यूला की बात करते हैं, चलिए। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ये हमारा इनवॉलंटरी सर्वाइवल फंक्शन दिखता है, इनवॉलंटरी सर्वाइवल फंक्शन, जैसे कि सांस लेना, ब्रीदिंग, आपका BP, आपका हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें। पॉन्स की बात करते हैं। पॉन्स आपका स्लीप वेक साइकिल देखता है, अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो इंसान कोमा में जा सकता है। सेरिबेलम की बात करते हैं। सेरिबेलम जो है ये आपका मोटर कोऑर्डिनेशन देखता है, आपका बैलेंस देखता है। इसके अलावा ये क्या करता है, रिफ्लेक्स लर्निंग जो होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग, उसमें इसका रोल है। ये मैंने आपको लर्निंग के वक्त बताया था, क्लासिकल कंडीशनिंग में इसका रोल है। अब बात करते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की। ये 4A देखता है। 4A मतलब अटेंशन, अराउजल, अवेकनेस और अलर्टनेस। ये याद कर लीजिएगा एज इट इज़ चारों। ये एक्चुअल में एक नर्व फाइबर है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, मेड्यूला से लेकर सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक ये होता है। फिर आपका आ गया मिड ब्रेन। चलो मिड ब्रेन को एक साथ डिस्कस करते हैं। मिड ब्रेन में दो पार्ट है, टैक्टम और टेगमेंटम। टैक्टम ऊपर होता है, टेगमेंटम नीचे होता है। टैक्टम में दो पार्ट होता है, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई और इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई आपके विजुअल रिफ्लेक्स देखता है और इंफीरियर आपके ऑडिटरी रिफ्लेक्स देखता है। ये मैं वही चीज़ें बता रही हूँ जिन पे क्वेश्चन आए हुए हैं और आते हैं, तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं, केवल इतना इतना तो कम से कम आप लास्ट में याद करके ही रखो। टेगमेंटम क्या करता है, ये अनवांटेड बॉडी मूवमेंट्स को रोकता है, प्रिवेंट्स अनवांटेड बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम की बात करते हैं। लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, ये इमोशंस को कंट्रोल करता है, बैलेंस को कंट्रोल करता है और मेमोरी में भी इसका रोल है, ठीक है। इसमें आपके कौन कौन से पार्ट आते हैं, बहुत बड़ा है लिम्बिक सिस्टम। इसमें आपका सिंगुलेट गायरस, मैंने बताया था इस पर लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, 4 ऑप्शन थे उसमें ये लार्जेस्ट था। ये पेन की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचाता है। थैलेमस की अभी बात करी, रिले सेंटर है। हाइपोथैलेमस की भी अभी हम बात कर चुके, वो मैं अभी दोबारा नहीं बता रही, सारा जो बताया वही फंक्शन है इसका। एक इसमें सेक्टम होता है। सेक्टम जो है ये हमारा प्लेजर सेंटर है, ये हमें प्लेजर लेने को बोलता है और अग्रेशन को रोकता है, अग्रेशन को ये रोकता है। अगर किसी का सेक्टम डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा। इसमें आता है आपका एमिगडाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इमोशन के लिए होता है, ये इमोशनल वाला काम होता है। इमोशनल मेमोरी भी यही रखता है, स्पेशली फियर, ठीक है, स्पेशली फियर, एंगर, उनको अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो, इफ डिस्ट्रॉय, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, अगर किसी का एमिगडाला डिस्ट्रॉय हो जाता है उसे हो जाता है क्लूवर बूची सिंड्रोम।
अब ये क्या बला है, इसमें बेसिकली क्या होता है, जिसके क्लूवर बूची सिंड्रोम हो जाता है, मंकीज़ में करके देखा है ये, उनकी ओरल एक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है, हाई ओरल एंड सेक्सुअल एक्टिविटी, हर चीज़ मुंह में लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को भी। और इसके अलावा इनमें डर बिल्कुल नहीं रहता, नो फियर एट ऑल, ठीक है। और ये मोस्टली क्यों होता है, ये होता है ज़्यादा अल्कोहल की वजह से। अगर आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हो तो क्लूवर बूची सिंड्रोम आपको हो सकता है, ठीक है। तो जिनको क्लूवर बूची सिंड्रोम है उन लोगों को डर बिल्कुल नहीं लगता। चूहों को जब किया, बिल्ली के सामने जाके नाच रहे थे, डर खत्म। और बाकी मंकीज़ वगैरह में किया तो सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो गई और ओरल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा हाई हो गई। हिप्पोकैम्पस, इसका काम सीधा सीधा मेमोरी, ठीक है, मेमोरी का काम है, स्पेशली डिक्लरेटिव मेमोरी। बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया क्या करता है, ये आपका मोटर मूवमेंट करता है, ठीक है, मोटर मूवमेंट ये आपका करता है। थैलेमस में बता चुकी है आपको, ठीक है, हाइपोथैलेमस में आपको बता चुकी, क्लूवर बूची बता दिया, ठीक है। मेन यही है, फिलहाल के लिए इतना याद रखें, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ इनफ, इतना कर लो आप, बहुत है अभी के लिए तो इतना। कॉन्ट्रालेटरल इप्सिलेटरल मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, एक स्प्लिट ब्रेन अगर आपने सुना हो तो वो टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ, ऑल्दो मैं अभी बताने नहीं वाली थी, वो मैं डिटेल में बताती हूँ, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। स्प्लिट ब्रेन वो होता है जब, अभी मैंने बताया, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर कनेक्टेड होते हैं कॉर्पस कैलोसम से। अगर किसी का कॉर्पस कैलोसम डिस्ट्रॉय हो जाए तो स्प्लिट ब्रेन हो जाता है। तो ऐसे में लेफ्ट अपना अलग काम करता है, राइट अपना अलग काम करता है। ये मान लो आपके सर में 2 ब्रेन हो गए, अब लेफ्ट वाला अलग, राइट वाला अलग, ठीक है। तो आपका जो लेफ्ट वाला था वो क्या करता है, वो आपके राइट वाले एक्टिविटी को कंट्रोल करता था, लेकिन अब जो राइट से कमांड आ रहा है वो लेफ़्ट की तरफ जा नहीं पाएगा, लेफ़्ट वाला राइट की तरफ नहीं जा, मतलब बहुत हौच पौच हो जाएगी इस चीज़ में। तो अभी मैं आपको इसको डिटेल में नहीं करा रही, है ना, अच्छा टॉपिक है, बट अभी आपसे पता याद रखना, कॉर्पस कॉलोसम अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये होता है। और जो लेफ़्ट जो ब्रेन है वो अपना अलग काम करता है, राइट अलग करता है। लेफ़्ट लैंग्वेज का काम करता था, राइट वाला आपका क्रिएटिविटी, इमेजेस का काम करता था। तो अगर किसी का सपोज करो डैमेज हो गया ये, तो ऐसे में वो इंसान लेफ़्ट हैंड में अगर उसके बॉल है तो लेफ़्ट वाली इन्फॉर्मेशन राइट में जाती है, राइट वाला क्या करता है, इमेज देख सकता है, वो देख लेगा बॉल है, लेकिन वो बोल नहीं पाएगा, स्पेलिंग नहीं बता पाएगा बॉल की, ड्रॉ कर सकता है। राइट साइड में अगर बॉल है तो वो क्या करेगा, लेफ़्ट में जाएगी इन्फॉर्मेशन, लेफ़्ट वाला क्या करेगा, वो बोलेगा कि भाई बॉल की स्पेलिंग तो बोल देगा बट वो ड्रॉ नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है, अभी आपको एकदम से समझ में नहीं आएगी, ये मैं आपको बाद में डेप्थ में कराऊंगी, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो। इसके अलावा आपको स्किन के जो टच वाले थे, वो मेजर्स, पैसिनियन, ये सब मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, ये मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी, पिछली यूनिट में मैंने आपको करवाए थे। अच्छा, एक और बात याद रखें, मैंने आपको बताया 3 तरह के हैं ये, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो बेसिकली यूनिपोलर जो होते हैं टच वाले काम करते हैं, टच रिलेटेड सेंसरी वाले, और बाइपोलर भी सेंसरी ही होते हैं, ये भी सेंसरी हैं पर स्पेशली टच वाले, और मल्टीपोलर हमारे मोटर वाले होते हैं। ये बात आप याद रखें, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना। इसके अलावा आपको रिफ्रैक्टरी पीरियड मैंने शायद पहले बता दिया था, वो जो पिछला वीडियो था उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये भी मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। ओके फाइन, अब क्या बचता है, अब हमारे आई थिंक हार्मोन्स, न्यूरॉन्स, ये वाली चीज़ बचती है। एक आपके कॉर्टिसोल साइकिल पे भी क्वेश्चन आता है, मैं वो भी बता देती हूँ आपको। कॉर्टिसोल साइकिल ये आपका कहीं ना कहीं स्ट्रेस वाला है, ये HPA एक्सेस जिसे हम कहते हैं, और कॉर्टिसोल साइकिल, ये 2 चीज़ें आपस में रिलेटेड है, इन्हें रिलेटेड वे में ही पढ़ते हैं, ये कॉर्टिसोल साइकिल और ये HPA एक्सेस। इसकी मैं आपको फ़ोटो भेज दूंगी या फिर आप गूगल पे डालना, आपको मिल जाएगी इजीली। HPA एक्सेस, जैसे कि सपोज कीजिए हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कौन है, कॉर्टिसोल। तो अगर कभी भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो उसमें डील करने के 2 तरीके, एक तो HPA एक्सेस से और एक कॉर्टिसोल साइकिल से। कॉर्टिसोल साइकिल में क्या होता है, इसमें आपका सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस है, ये जो कॉर्टिसोल साइकिल है यही HPA एक्सेस है बेसिकली, अलग अलग नहीं है, सॉरी कन्फ्यूजन के लिए, ये एक ही चीज़ होती है, HPA एक्सेस या कॉर्टिसोल साइकिल एक ही बात है। वो एक दूसरी चीज़ थी सिंपैथेटिक वाली, वो मैं आपको इमेज भेजी दूंगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले HPA, H मतलब हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसमें इन तीनों का रोल है। सबसे पहले हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस कमांड देता है CRF को, CRF मतलब कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर को।
कि तुम जा कर के एंटीरियर पिट्यूटरी को कमांड दो कि वो ACTH सेक्रीट करे। ACTH मतलब एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये जा कर के एड्रीनल कॉर्टेक्स को कमांड देगा कि तुम कॉर्टिसोल रिलीज़ करो, और कॉर्टिसोल ही हमें रिलीज़ करवाना है, ये हमारा स्ट्रेस हार्मोन है। ये सीक्वेंस याद कर लेना, एज इट इज़ एग्जाम में पूछते हैं। हाइपोथैलेमस CRF क्या है? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। एंटीरियर पिट्यूटरी ACTH क्या है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनल कॉर्टेक्स और फिर कॉर्टिसोल। इसे इसी सीक्वेंस में याद करें, एज इट इज़ ये पूछ लेते हैं। ठीक है, फाइन। इसके अलावा और क्या चीज़ याद रखनी है? एक सेकेंड, लेट मी चेक द नोट्स। और क्या रहता है हमारा? अच्छा, इसमें आपका स्लीप वाला टॉपिक जो है वो भी हम इसी में करेंगे। हंगर, थर्स्ट, स्लीप और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स इसमें नहीं करेंगे, वो डेवलपमेंटल में हम कर चुके हैं। ठीक है, वो शायद मैंने शॉर्ट्स में बताया था आपको, वो भी आपको करना है, एग्ज़ाम में पूछते हैं। इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी, वो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आई और ईयर ये शायद हम कर चुके हैं। एक बार मुझे प्लीज़ कंफर्म कर देना आप लोग कि हमने किया या नहीं किया, मुझे याद नहीं, शायद मैंने आपको डाउट में क्लियर करवा दिया था। एक बार बता देना, अगर नहीं हुआ हो तो मैं करवा दूंगी आपको। इसके अलावा अब हम बात करते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम में आपके दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, है ना। मतलब बेसिकली हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड का पूरा सिस्टम। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो मतलब किसी डक्ट में अपनी सेक्रीशन देते हैं, डायरेक्ट ब्लड में नहीं देते, जैसे कि स्वेट, टीयर। और एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो डक्टलेस होते हैं, डक्ट नहीं होती इनके पास, ये डायरेक्ट ब्लड में देते हैं। मास्टर ग्लैंड कौन है हमारा? पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारा मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, फाइन। इसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं पिट्यूटरी को, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर का मतलब क्या हुआ? जो सामने की तरफ है, पोस्टीरियर जो पीछे की तरफ है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स देता है? एक देता है आपका ACTH, जो भी मैंने आपको बताया था, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि जाके तुम स्टीरॉइड्स दो, मतलब कॉर्टिसोल दो, स्पेशली कॉर्टिसोल। दूसरा आपके ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी ये सेक्रेट करता है। इसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये दोनों गोनाडोट्रोपिन्स हैं। गोनाडोट्रोपिन्स मतलब जो आपके सेक्सुअल जो होते हैं वो वाले। देन ये आपका प्रोलैक्टिन देता है। प्रोलैक्टिन क्या काम आता है? ये मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, माँ में जो मिल्क आता है वो। इसके अलावा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी ये देता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फाइन। अब देखो, इसके अलावा पोस्टीरियर जो है ये खुद कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता। प्रोड्यूस कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ये सिर्फ स्टोर करता है, स्टोर्स 2 हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। कौन कौन से हैं वो? वेसोप्रेसिन, जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, वेसोप्रेसिन। वाटर बैलेंस, BP वगैरह कंट्रोल करता है। दूसरा आपका ऑक्सीटोसिन, ये जब बच्चा डिलीवर हो रहा होता है उस वक्त माँ में ये रिलीज़ होता है, लव हार्मोन या सोशल हार्मोन इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, ये मेन है, ये आपको याद रखना है। देन आपका दूसरा एड्रीनल ग्लैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होते हैं, है ना, इनको सुपरारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। छोटे छोटे से होते हैं, ट्रायंगुलर शेप, किडनी के ऊपर होते हैं। इसके दो पार्ट हैं, एक है कॉर्टेक्स, एक है मेड्यूला। ठीक है, दोनों अलग अलग हार्मोन्स देते हैं। तो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है और जो एड्रीनल मेड्यूला है दोनों अलग हैं। अगर एड्रीनल कम हो जाता है तो उसकी वजह से एडिसन्स डिजीज़ होता है, और अगर हाई कॉर्टिसोल होता है उसकी वजह से कुशिंग डिजीज़ होता है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया? एड्रीनल ग्लैंड अगर
कम देता है हार्मोन तो उसकी वजह से क्या होगा, एडिसन्स डिजीज़। और अगर ज़्यादा देता है क्या चीज़, कॉर्टिसोल, तो उससे क्या होगा, कुशिंग्स डिजीज़। एग्जाम में सीधा पूछ लेंगे आपको। और कौन कौन से हार्मोन देते हैं ये, एल्डोस्टेरोन, ये ब्लड में जो सॉल्ट है उसकी मात्रा कंट्रोल करता है। कॉर्टिसोल करता है ये स्ट्रेस वाला। इसके अलावा एंड्रोजन्स क्या है, ये मेल के अंदर सेक्स हार्मोन है, ठीक है, ओके। ये आपके कौन से वाले हैं, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स वाले हैं सारे। अब एड्रीनल मेड्यूला की बात करते हैं। एड्रीनल मेड्यूला ने क्या दिया, कैटिकोल एमाइन, ये हार्मोन भी है, न्यूरोट्रांसमीटर भी है। इसके अलावा एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, इन्हें एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन भी बोलते हैं। ये कोई भी स्ट्रेस होता है उस वक्त ये रिलीज होते हैं, ठीक है। बीपी वगैरह ये सब काम करते हैं। फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में ये दोनों के दोनों होते हैं, फाइट और फ्लाइट, इमरजेंसी, ठीक है। बात करते हैं थायराइड की। थायराइड ग्लैंड, ये जो है आपको पता है गले में होता है, हमारे थ्रोट में। अगर थायराइड में कम ज़्यादा हो जाए तो बीमारियां कौन कौन सी होती है, अच्छा रिलीज़ क्या करता है, मेजरली थायरॉक्सिन करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, ओके। अगर सपोज करो बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस हो जाए तो क्या होगा, हाइपर थायरॉयडिज्म, अगर ज़्यादा हो जाए तो, ठीक है। और इससे आपका ग्रेव्स डिजीज़ भी हो जाता है। ग्रेव्स में भी यही कंडीशन है, ज़्यादा हो जाए तो ग्रेव्स। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो मतलब कम हो गया, अगर कम हो गया तो हाइपोथायरॉयडिज्म है। गोइटर, गला जो होता है वो स्वेल हो जाता है, थायराइड स्वेलिंग हो जाती है, थायराइड स्वेल, गला स्वेल हो जाता है, नेक स्वेल हो जाता है। क्यों होता है ये, आयोडीन की कमी से, आयोडीन कम हो जाता है उसकी वजह से हो जाता है। और एक कंडीशन और है हैशीमोटोस थायरॉयडिटिस, उसकी वजह से भी होता है, हैशीमोटोस थायरॉयडिटिस, ओके। फिफ्थ है आपका क्राइटेनाइज्म। क्राइटेनाइन आपने सुना हो तो ये क्या होता है, इसमें अगर मदर के वूम में जब बच्चा है, अगर उस वक्त थायराइड कम हो, कॉन्जेनिटल थायराइड डेफिशिएंसी, उसकी वजह से ही होता है, ठीक है। अच्छा एक आपके पैराथायराइड पे भी क्वेश्चन पूछते हैं। पैराथायराइड ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, पूछा हुआ है पैराथायराइड पे, ठीक है। और बात करते हैं पैनक्रियास की। पैनक्रियास क्या देते हैं, मेजरली आपका इंसुलिन और ग्लाइकोजन देते हैं, ग्लूकाजोन, सॉरी ये मैं हमेशा इस चीज़ को गलत कर देती हूँ प्रोनाउंस, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। क्या है ये, आपने कुछ खाना खाया, ये बेसिक बात है, आप लोग जानते हो, घर में किसी ना किसी को डायबिटीज़ होता ही है, तो आप जानते हो। कोई खाना खाया, उस खाने में शुगर होती है, उसको पचाने के लिए इंसुलिन आता है, क्या करता है ये, शुगर को डाइजेस्ट करता है। ये मान लो, मैं सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, इंसुलिन का काम है शुगर को पचाना। अब अगर सपोज करो आप मीठा ज़्यादा खाते हो, बहुत ज़्यादा, और इंसुलिन सेक्रेट होता है कम, तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, शुगर की बीमारी हो जाएगी, ठीक है, फाइन। अब सपोज करो आपने खाना खाया और वो इंसुलिन जो है वो आपका कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट होता है, पचाता है तो पचा के किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। मतलब खाने में जो ग्लूकोज है उससे आपको एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन अब ग्लूकोज बच गया तो, एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच गया तो अब क्या करोगे। इंसुलिन जो होता है वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को वो करता है, कम करता है, लोअर डाउन करता है, लेकिन अभी आपने उसको पचा तो दिया, आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट थी उसमें वो आ गया, लेकिन फिर भी बच रहा है, तो क्या करोगे, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन जैसे खाना बच गया आपने फ्रिज में रख दिया तो वो ग्लाइकोजन है। अब जब ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त ग्लाइकोजन जो है इसको वापस से अपन यूज़ में लेना चाहेंगे, फ्रिज से निकाल के गर्म करोगे ना खाना, तो वो गर्म करने के लिए क्या चाहिए आपको, गैस चाहिए, माइक्रोवेव चाहिए, हमें यहाँ पे ग्लूकाजोन चाहिए। ये ग्लूकाजोन क्या करता है, ये इस ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, वापस से रीयूज़ करने के काम में ये लेकर के आता है। ये चीज़ थोड़ी सी याद करना। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करता है, बचे हुए एक्स्ट्रा को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं, फिर
ग्लूकाजोन जो है इस ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है जब तुम्हें रिक्वायरमेंट होता। ठीक है, फाइन। और क्या याद रखना है? अब देखो हंगर की जितनी भी थियरीज हैं मुझे लगता नहीं है कभी क्वेश्चन आया है, तो हंगर पे जो क्वेश्चन आया मैं केवल वो बता रही हूँ, सारी थियरीज नहीं बता रही। हंगर में 3 स्टेजेस होती हैं। जब आप खाना खा रहे होते हो उससे पहले जब आपको भूख लग रही होती है वो स्टेज होती है सेफेलिक फेज, जब आपको भूख लग रही है। फिर जब आप खाना खाते हो तो आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है, एब्जॉर्प्टिव फेज। फिर जब आपने खाना खा लिया अब फास्टिंग फेज, अब आप कुछ नहीं खा रहे, CAF। ये चीज़ याद करना, ठीक है, ये चीज़ याद करनी है। थोड़ी सी मेरे को जुकाम हो गई। ओके फाइन। अच्छा, ये जो ग्लाइकोजन था मैंने भी बताया, ये स्टोर करके रखेगा कहाँ पे? फ्रिज थोड़ी ना, सच में लिवर में रखता है। ठीक है, मुझे लगता है लोगों को शायद फैटी लिवर होता है इस वजह से, ज़्यादा खाते होंगे, ज़्यादा स्टोर होकर रह जाता होगा लिवर में, फिर नया खा लेते होंगे, उस पुराने को काम में लेने का मौका नहीं मिलता होगा, शायद ऐसा हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, किसी को पता हो तो बताना क्यों होता है फैटी लिवर। ठीक है, इसके अलावा और जब भी हम खाना खाते हैं तो ये पैनक्रियाज वाला मैंने पूरा सिस्टम समझा दिया आपको। अच्छा, हमारे जो ईटिंग बिहेवियर है, जो हमारी हंगर है, उसमें 2 हॉर्मोन्स का रोल है, ग्रेलिन और ऑरेक्सिन। ये आपसे पूछा जाता है, ये क्या है? ये हमारी हंगर को बूस्ट करती है, भूख बढ़ाती है। और हंगर को रोकती कौन है? हंगर को रोकता है लेप्टिन। एग्जाम में पूछा गया है लेप्टिन, ये आपका एंटी ओबेसिटी हार्मोन है, एंटी ओबेसिटी, कि भाई आप ज़्यादा खाओगे तो ऑब्वियसली ओबीस होगे, तो ये रोकता है हंगर को। इसके अलावा इंसुलिन भी कहीं ना कहीं यही है, और कोलेसिस्टोकाइनाइन, ये भी, ये आपके हंगर इनिबिटरी है। तो हंगर की जितनी भी थियरी है वो ये मानती है कि भाई हमारा एक सेट पॉइंट होता है, भले ही वो ग्लूकोज का मान लो, ऑक्सीजन का मान लो, एनर्जी का मान लो, किसी भी चीज़ का मान लो, फैट का मान लो, एक सेट पॉइंट होता है। सपोज करो वो सेट पॉइंट जो है वो ये है, जैसे ही तुम्हारा इससे कम होगा तुम्हें भूख लगने लग जाएगी, तुम खाना खाओगे और वापस इस लेवल पे आ जाओगे। ये सेट पॉइंट थ्योरी है। बेसिकली सारी की सारी जो भी थियरी है इसकी वो यही कहती है। थियरीज पे इतना क्वेश्चन आता नहीं है, क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों पे आता है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। थर्स्ट की बात करते हैं, प्यास। 2 तरह की प्यास होती है, एक होती है ऑस्मोटिक, एक होती है हाइपोवोलेमिक। ऑस्मेटिक थर्स्ट क्या होती है? ऑस्मेटिक, आपने समोसे खा लिए, पकौड़े खा लिए, सॉल्टी चीज़ें खा ली। कभी नोटिस करना, जिस दिन छोले कुलचे, छोले भटूरे खा लो, है ना, या अगर पिज्ज़ा वगैरह भी आप खा लेते हो उस दिन प्यास बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। पकौड़े खा लो स्पेशली, बहुत प्यास लगती है, तो वो ऑस्मोटिक थर्स्ट होती है। वो क्यों हुई? क्योंकि आपने कुछ ज़्यादा सॉल्ट खा लिया, ये आपका सेल है। मैंने अभी बताया था ना ऑस्मोसिस, नॉर्मल आपके वो रहता है, एक बैलेंस रहना चाहिए। आपने सॉल्ट बहुत ज़्यादा खा लिया, बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड खा लिया, छोले खा लिए बहुत ज़्यादा, तो बाहर सॉल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अंदर सॉल्ट है कम। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमारे अंदर से जो वाटर होता है वो बाहर आ जाता है, ताकि बाहर जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो कम हो जाए, पानी अंदर से बाहर चला जाता है। इस वजह से हमें प्यास ज़्यादा लगती है, हमारे सेल सूख जाते हैं, सेल का पानी बाहर आ गया सारा, तो वो ऑस्मेटिक थर्स्ट होती है। दूसरी हाइपोवोलेमिक थर्स्ट, ये होती है उल्टी हो गए, दस्त हो गए, है ना, इस वजह से इसे हम वॉल्यूमेट्रिक थर्स्ट भी कहते हैं। ये वॉल्यूम कम हो गया हमारे पानी का, है ना, डायरिया वगैरह होता है, दस्त वगैरह होता है, बोलते हैं ना पानी ज़्यादा पियो, तो वो इसलिए बोलते हैं। ओके फाइन। अब याद क्या करना है इसमें याद रखना है आपको ये कि आपके एक तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का क्या रोल है, एक उस पर क्वेश्चन आता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है ये? जब आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपके फ्लूइड निकल गए तो ऐसे में एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है ये कोशिश करता है कि यूरिनेशन कम हो जाए। यूरिनेशन अगर कम हो जाएगा तो बॉडी का कुछ फ्लूइड तो बचेगा। इसके अलावा ये आपको प्यास ज़्यादा लगाता है ताकि आप पानी पियो और फ्लूइड जो है रिप्लेनिश हो जाए। ठीक है, ब्लड वेसल्स को भी सिकोड़ देता है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारे ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाएंगी तो थोड़ा सा बाहर फ्लो कम जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या याद रखना है आपको? इसके अलावा आपको याद रखना है आपका ये पूरा सीक्वेंस किस तरीके से होता है, कैसे आपको प्यास लगती है। सबसे पहले सपोज कीजिए आपका ब्लड वॉल्यूम लो हो गया, ब्लड वॉल्यूम लो हो गया, इसकी वजह से जो हमारी किडनीज़ हैं वो क्या रिलीज़ करती हैं? रेनिन। ये पूछा गया है, रेनिन का रोल इसमें है। फिर इससे क्या होता है, हमारे एंजियोटेंसिन फर्स्ट में जो प्रोटीन्स होते हैं,
मतलब हमारे प्रोटीन्स होते हैं ब्लड में, वो एंजियोटेंसिन 1 फॉर्म करते हैं। प्रोटीन्स इन ब्लड फॉर्म एंजियोटेंसिन फर्स्ट, फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। फिर ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये कंस्ट्रक्ट करता है ब्लड वेसल को, जो मैंने अभी बताया, और स्टिमुलेट करता है सेल्स को सब फॉर्निकल ऑर्गन में, ताकि आप ज़्यादा पानी पियो। ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, आपके ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और प्रमोट करता है थर्स्ट। ये रोल है सारा, जो आपको याद रखना है। ओके फाइन। इसके अलावा सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल पे क्वेश्चन आता है। इस पे काम किसने किया, मास्टर्स एंड जॉनसन ने किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्चुअली बहुत कंट्रोवर्शियल स्टडी थी, छुपा के रखी थी, किसी को पता नहीं चलने दिया हम ये स्टडी कर रहे हैं। ये लोग प्रोस्टिट्यूट्स को फिल्म करते थे। जब प्रोस्टिट्यूट्स जो हैं वो अपना काम कर रही होती थी, उस वक्त उनको वीडियोग्राफी करके उनको देखते थे कि भाई कहाँ पे कैसे कैसे सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। तो उस बेसिस पे इन्होंने बताया कि 4 स्टेजेस होती है। आपसे सिर्फ सीक्वेंस पूछेंगे, एक्साइटमेंट, प्लेट्यू, ऑर्गेज्म और रेजोल्यूशन। तो जब एक्साइटमेंट होता है वो स्टार्टिंग फेज है, फिर एक्साइटमेंट के बाद एक प्लेट्यू होता है, हाईएस्ट जितना एक्साइट इंसान हो सकता है, वहाँ पे जाने के बाद उसको ऑर्गेज्म रीच होता है। ऑर्गेज्म में फिर वो रिजोल्यूशन की तरफ आ जाता है। ऑर्गेज्म मतलब उसका जो भी, अगर मेल है तो उसमें जो भी स्पर्म है वो रिलीज़ हो जाता है, और जो फीमेल है उसमें जो भी फ्लूइड्स है वो रिलीज़ हो जाते हैं। उसके बाद फिर रेजोल्यूशन हो जाता है। रेजोल्यूशन मतलब रेस्टिंग पीरियड। मेल में रेजोल्यूशन के वक्त रिफ्रैक्टरी पीरियड आता है, जिसमें एक बार ऑर्गेज्म रीच करने के बाद वो दोबारा तुरंत रीच नहीं कर सकते, लेकिन ये केवल मेल में होता है। फीमेल में मल्टीपल ऑर्गेजम्स पॉसिबल है। ये आपसे सीक्वेंस में पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं स्लीप की। स्लीप मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया मुझे याद नहीं आ रहा, चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, अगर मैंने पढ़ा भी दिया है तो ज़रा सा मैं पढ़ा देती हूँ। स्लीप एक सर्कैडियन रिदम है, हर 24 घंटे में आप सोते हो। 2 तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, नॉन रैम और रैम। नॉन रैम मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट, इसमें आपकी आंखें अंदर मूव नहीं करती। रैपिड आई मूवमेंट में आपकी आंखें मूव कर रही होती है। जब भी कोई सो रहा हो उसको गौर करना, थोड़ी देर उसकी आंखें मूव करती है। सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले नॉन रैम स्लीप 1 में आते हो आप, फिर 2 में आते हो, फिर आप 3 में आते हो, फिर आप 4 में आते हो, फिर आप वापस 3 में आते हो, फिर आप वापस 2 में आते हो, फिर 2 के बाद आप रैम में आते हो। ये पूरा एक स्लीप साइकिल है, 60, 90, 120 मिनट के आसपास ये होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 4 के बाद 3, 2 और फिर रैम। नई बुक्स में 4 हटा दिया, 1, 2, 3 कर दिया, मतलब मिक्स कर दिया 3 और 4 को, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था भी नहीं। ठीक है, जब आप जाग रहे हो तो मैं आपको वेव्स बताती हूँ। जब आप जाग रहे हो उस वक्त आपकी होती है बीटा वेव। ठीक है, फिर आपको नींद आने लगी, आप ड्राउजी हुए, वो आपकी स्टेज 1 है नॉन रैम की, ड्राउजी, उस वक्त अल्फा वेव्स होती हैं। फिर आप थोड़ी नींद में गए, स्टेज 2 जो होती है उसमें आपके स्लीप स्पिंडल्स और के कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये टर्म्स बता रही हूँ मैं, जिससे आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सी स्टेज आई। फिर 3rd स्टेज आती है। 3rd स्टेज में आपके थीटा जो होती हैं वेव्स वो ज़्यादा होती हैं। ठीक है, डेल्टा भी आती है, बट डेल्टा 50% से कम होती है। फिर स्टेज 4 तब हम कहेंगे शुरू हो गई, जैसे ही डेल्टा 50% से ज़्यादा हो जाए। फिर उसके बाद में 4 के बाद वापस 3, 2 और 2 के बाद में सीधा आपकी आ जाएगी रैम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया हुआ है, हिप्नोगोगिक और हिप्नोपॉम्पिक। जब आप जाग रहे थे और जाग के आप नींद की तरफ जा रहे हो, इस वक्त आपको कुछ इमेजेस दिखाई देती है, उन्हें बोलते हैं हिप्नोगोगिक। और जब आप जाग रहे हो, मतलब सो के अब आप जागने वाले हो जस्ट, उस वक्त आपको जो इमेजेस दिखाई देती है उन्हें बोलते हैं हिप्नोपॉम्पिक। कलर से, ब्राइट कलर से दिखाई देते हैं, हिप्नोपॉम्पिक। इस पे एग्जाम में एक बार पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखना। अब इसमें डिसऑर्डर्स पे क्वेश्चंस आते हैं स्लीप के। तो स्लीप डिसऑर्डर्स को हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, पैरासोमनिया और डिसोमनिया। डिसोमनिया मतलब स्लीप में कमी होना, कॉम्प्लिकेशन होना। पैरा मतलब ज़्यादा होना, है ना, कुछ चीज़ एक्स्ट्रा में है, इसमें कुछ चीज़ कम है। तो पैरासोमनिया में क्या किया जाता है, नींद में चलना, ये चीज़ एक्स्ट्रा ही है, सोने के बजाय चल रहे हो। स्लीप वॉकिंग, इसका दूसरा नाम क्या है, सोमनैम्बुलिज्म।
ठीक है। इसके अलावा नाइट टेरर, बहुत डरावने सपने आना। और इसके अलावा और क्या आ जाता है आपका इसमें आपका आ जाएगा एन्यूरेसिस, सोते वक्त यूरिनेट कर देना, छोटे बच्चे कर देते हैं, बड़े लोग भी कुछ कर सकते हैं जिनको डिसऑर्डर हो। नाइटमेयर आना, डरावने सपने। इसके अलावा आपके स्लीप पैरालिसिस हो जाता है, कई बार सोते सोते पैरालाइज हो गए, है ना, मतलब उठ नहीं पाते, हिल नहीं पाते। रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, ये सारे के सारे आपके इसमें आ जाते हैं। डिसोम्निया में क्या आएगा, इसमें नींद में खलल आ रही है, किस वजह से, एपनिया, खर्राटों की वजह से एकदम से नींद खुल जाती है। इनसोमनिया, नींद नहीं आ पाती। नार्कोलेप्सी, खड़े खड़े सो गए, प्रॉपर नींद नहीं है ना ये भी एक तरीके से। एक आपका सर्कैडियन रिदम डिसऑर्डर्स भी इसमें आ जाते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपके कभी एग्जाम में आया हुआ है, सोमनीलोक्वी, ये क्या है, नींद में बड़बड़ाना। ये नॉट डायग्नोजेबल है, ये भी स्लीप डिसऑर्डर है पर ये डायग्नोजेबल नहीं है। अगर आप अकेले सोते हो तो आपको क्या पता आप बड़बड़ा रहे थे, ये तो कोई और ही बता पाएगा, तो वो चीज़ ये इसमें आपके आ जाती है। रैम स्लीप की बात करते हैं। रैम स्लीप बेसिकली आपके ड्रीम से एसोसिएटेड है, आपको सपने दिखाई देते हैं इसमें, ठीक है। पैराडॉक्सिकल स्लीप है, सपने दिखाई देते हैं, हायर देन नॉन रैम एक्टिविटीज़ में होती है। ये ज़रूरी है आपके लर्निंग मेमोरी के लिए, लर्निंग और मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए ज़रूरी है। अगर ये कम हो गई तो इंसान में गुस्सा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इरिटेबिलिटी, ये चीज़ें आएंगी। और इसमें आपके पीजीओ वेव्स आती हैं। पीजीओ वेव्स मतलब पॉन्स, लेटरल गैनिकुलेट न्यूक्लियस और प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, पीजीओ। तो इसकी फुल फॉर्म जो है पीजीओ की वो है पोंटो गैनिक्यूलो ऑक्सीपिटल वेव्स। ये एग्जाम में आया था लास्ट टाइम, शायद एक बार आया हुआ है ये आपके इससे एसोसिएटेड है, ठीक है। आई थिंक ये हो चुका है अपना या कुछ। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं करे अपन ने अभी, न्यूरोट्रांसमीटर भी तो रहते हैं, एक सेकेंड। अच्छा, एक मैंने आपको भी हंगर वगैरह पढ़ाया था ना, तो वहाँ पे बीएमआई का फॉर्मूला एक बार पूछा हुआ है। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में जो आपकी हाइट है उसको डिनोमिनेटर में डालो, मीटर में स्क्वायर करनी है, मतलब हाइट स्क्वायर करनी है, मीटर स्क्वायर नहीं, हाइट को स्क्वायर करना है मीटर में जो हाइट है, और वेट ऊपर केजी में लिखना है, ठीक है। चलिए अब एक बार न्यूरोट्रांसमीटर्स देख लेते हैं, वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब आपका एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो इलेक्ट्रिक वे में तो करेगा नहीं, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रीट करता है जो केमिकल है, साइनेप्स में फिल हो जाते हैं, इसके डेंड्राइट फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर बच गया तो उसका रीअपटेक हो जाएगा, जिसने दिया था वो वापस ले लेगा, है ना, दोबारा ले लेगा, रिटर्न ले लेगा। या फिर कई बार एंजाइम्स वो ऐसे सेक्रीट कर देता है जिन एंजाइम्स का काम ही है उनको डिग्रेड करना, तो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन भी हम इसे कह सकते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स को समझते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल और एक होता है लार्ज मॉलिक्यूल। स्मॉल में आपका आ जाता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में कौन कौन से आते हैं, ग्लूटामेट, एस्पर्टेट, ग्लाइसाइन और गाबा। फिर आपका आता है मोनोअमाइन। मोनोअमाइन में आपके दो आते हैं, कैटिकोलामाइन और इंडोलामाइन। कैटिकोलामाइन में 3 आते हैं, डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, और इंडोलामाइन में आता है सीरोटोनिन। फिर आपका एसिटाइलकोलिन तो है ही, ACH, और लास्ट में आपका आ जाता है अनकन्वेंशनल न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें 2 आते हैं, सॉल्यूबल गैस और एंडोकैनाबाइनॉइड्स। इन पे क्वेश्चन नहीं आते इतने, है ना। लार्ज वाला जो मैंने बोला इसमें आपके कौन कौन से आते हैं, इसमें आपके न्यूरोपेप्टाइड आते हैं सारे। न्यूरोपेप्टाइड में पिट्यूटरी पेप्टाइड, हाइपोथैलेमिक, ब्रेन गर्ड, ओपियोइड, मिसलेनियस, ये सारे आते हैं। इतना डेप्थ में वो नहीं पूछेगा, मेन चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या आती है। न्यूरोट्रांसमीटर 2 तरह के होते हैं, एक होता है एक्साइटेटरी, एक होता है इनिबिटरी, और एक होता है मॉड्यूलेटरी। तो 3 टाइप के हो गए न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी, जिनका काम है एक्साइट करना, मतलब आगे मैसेज को लेकर के जाना, डीपोलराइज करना। इनिबिटरी, इसका क्या काम है, मैसेज को रोकना, मतलब हाइपर पोलराइज करना। और लास्ट है आपका मॉड्यूलेटरी, ये क्या करेगा, ये खुद कुछ नहीं करेगा, दूसरे को अफेक्ट करेगा, दूसरे के काम को अफेक्ट करेगा। तो मॉड्यूलेटरी में आपका ACH भी आ गया, हिस्टामाइन भी आ गया। अच्छा, एक और बात, ज़रूरी नहीं है जो एक इसमें आ गया वो दूसरे में नहीं आ सकता।
दूसरे में भी आ सकता है, जैसे ACH जो है आपका एक्साइटेटरी में आ जाता है। ठीक है, अब एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले एसिटाइल कोलिन ACH, ये क्या है? अभी मैंने बताया एक्साइटेटरी है। कहाँ पे? सोमैटिक नर्वस सिस्टम में ये एक्साइटेटरी है। एक्साइटेटरी कहाँ पे है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। और इनहिबिटरी कहाँ पे है? ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, इसके अलावा ये न्यूरोमॉड्यूलेटर भी है। ये सब कुछ है, ऑल इन वन है, ये ऑलराउंडर है। ये कहाँ पे है? मेमोरी में। ये थ्रू आउट CNS पाया जाता है, थ्रू आउट CNS, पूरे CNS में है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर ये कम हो जाए तो इसके कम होने की वजह से क्या होगा, ये भी आपको याद रखना है कि कोई चीज़ कम हो गई या कोई चीज़ ज़्यादा हो गई तो उससे कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो ACH के कम होने से आपके एल्जाइमर्स डिजीज़ जो है वो हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्यों होता है? डायरेक्टली नहीं होता। अगर एल्जाइमर कम हो, ये आपका ACH कम होता है तो इसकी वजह से ग्लूटामेट कम होता है, और ग्लूटामेट के कम होने की वजह से एल्जाइमर होता है, ये आपको याद रखना है। देन आपका आता है डोपामाइन। डोपामाइन क्या है? ये आपका डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा में। सब्सटेंशिया नाइग्रा है कहाँ पे? सब्सटेंशिया नाइग्रा, बेसल गैंग्लिया, यहाँ पे होते हैं, यहाँ से सिंथेसाइज होते हैं। ये भी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों है। एक्साइटेटरी कहाँ पे? रिवॉर्ड लर्निंग में, रिवॉर्ड लर्न कराने में आपको हेल्प करते हैं। इनहिबिटरी कहाँ पे? जो अननेसेसरी मूवमेंट होती है, अननेसेसरी मूवमेंट, उन्हें रोकते हैं। डोपामाइन अगर कम हो गया तो आपको पार्किंसन हो जाएगा। क्यों? कम होने से क्या होगा? इनहिबिट हो गया ना, तो अननेसेसरी मूवमेंट नहीं रोक पाएगा, तो पार्किंसन में ये होता है। ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा होने से इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। तो नॉरएपिनेफ्रिन की अपन बात करते हैं। ये क्या करता है? ये अगर कम हो, ये आपका एक्साइटेटरी ही होता है, सिंपैथेटिक में होता है ना ये। अगर बहुत ज़्यादा हो गया ये तो एंजाइटी हो जाएगी, कम हो गया तो डिप्रेशन हो जाएगा। डिप्रेशन का उल्टा एंजाइटी तो है। सेरोटोनिन की बात करते हैं। ये इनहिबिटरी होता है नेचर में। इसमें क्या होता है? ये कहाँ सिंथेसाइज होता है? ये सिंथेसाइज होता है आपके राफे न्यूक्लियाई में। राफे न्यूक्लियाई, ये पूछी हुई चीज़ है ये। कहाँ पे? ब्रेन स्टेम में। ठीक है, इसके अलावा क्या याद रखना है इसमें? ये अगर कम हो गया तो डिप्रेशन, सेरोटोनिन अगर कम होता है तो डिप्रेशन होता है। ठीक है, ओके फाइन। अब इनका सिंथेसिस भी पूछा जाता है, सिंथेसाइज किस वे में होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया मोनोएमाइन जो हैं ये दो तरह के थे, कैटेकोलामाइन और इंडोलामाइन। तो जो कैटेकोलामाइन है इसमें सबसे पहले आपका टायरोसाइन आता है, फिर आता है एल डोपा, फिर आता है डोपामीन, फिर आता है नॉरएपिनेफ्रिन, फिर उससे आता है एपिनेफ्रिन। और इंडोलामाइन में आपका सबसे पहले आता है ट्रिप्टोफैन, फिर आता है सेरोटोनिन। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ओके, अब गाबा। गाबा की फुल फॉर्म है गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड। ये मोस्ट कॉमन इनहिबिटरी है। ये इनहिबिटरी, ये भी CNS में थ्रू आउट पाया जाता है। गाबा इनहिबिटरी है, तो अगर गाबा कम हो गया तो एंजाइटी हो जाएगी। ठीक है, ये कहाँ से बनता है? ये ग्लूटामेट से बनता है। ग्लूटामेट जो था उससे गाबा बना। ग्लूटामेट भी देख लेते हैं, चलो इसको, जिसने बनाया है ग्लूटामेट। ये भी CNS में होता है। ये प्राइमरी एक्साइटेटरी है। अब ये देखो, एक्साइटेटरी से बना है इनहिबिटरी वाला, और अगर ये कम हो गया तो एल्जाइमर होगा। अभी मैंने बताया ना, ACH कम होता है, ग्लूटामेट कम होता है, ये हो जाता है। ज़्यादा हो गया तो हंटिंगटन। हंटिंगटन पड़ा हुआ है अपना। चलिए, हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर में क्या फ़र्क है? हार्मोन आपके ग्लैंड सेक्रीट करते हैं, है ना, और आपके जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये आपके न्यूरॉन सेक्रीट करते हैं। हार्मोन जो होते हैं थोड़ा स्लो मूविंग होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के मुकाबले। न्यूरोट्रांसमीटर फास्ट होते हैं, लेकिन हार्मोन का असर जो होता है लंबे समय तक रहता है, और न्यूरोट्रांसमीटर का टेम्पोररी होता है, कम समय के लिए रहता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा और मुझे नहीं लगता कोई चीज़ ज़रूरी है करनी। फ़िलहाल क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग इतना सफिशिएंट है। फिर भी कोई टॉपिक लगे छूट गया है और करना है तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल कवर इट फॉर यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर।